हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कुमार और आप देख रहे हैं KCC एजुकेशन। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए और उसको देखिए। इसके साथ साथ हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी करा दिए हैं। अगर उनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं और जल्दी से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारी वीडियो और न्यू अपडेट मिलती रहें। और जल्दी से यार अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि सभी को हमारी वीडियो का लाभ मिल सके और हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हो, जीके से संबंधित आप क्वेश्चंस को भी अगर आप चाहते हैं कि हम कराएं तो वो हम भी करा रहे हैं। तो वो वीडियो भी आप हमारा फॉलो कर सकते हो। जीके से संबंधित वीडियोस और आपकी करंट अफेयर से संबंधित वीडियोस भी हम लेके आने वाले हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। तो दोस्तों, अभी तक हमने जनसंख्या संगठन समझ लिया था और जनसंख्या संगठन के अंदर हमने आपको आयु संरचना और लिंग संरचना करा दिया था। और आयु और अब लिंग पिरामिड को हम आपको समझाने वाले हैं कि आयु लिंग पिरामिड क्या होता है। तो पिरामिड का अर्थ समझ लीजिए सबसे पहले कि पिरामिड का मतलब है एक ऐसा चित्र है, एक ऐसा आरेख है जिसके द्वारा जनसंख्या का आयु और लिंग दोनों की संरचना को हमारा प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। कैसे? तो आयु लिंग पिरामिड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। ये ऐसा हमारा पिरामिड होता है जिसका आधार नीचे से क्या होता है? चौड़ा होता है। यानी कि ये जो धरा है, इसका आधार है, ये हमारा कैसा होगा? ये हमारा चौड़ा होगा। और इसका जो चोटी है, ऊपर जब जाएंगे इसकी जो चोटी है ये हमारी कैसी होगी? ये हमारी छोटी होगी। जी हाँ, इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं क्योंकि आधार छोटा है, इसका आधार हमारा छोटा रहता है। और ये हम देखते हैं स्त्रियों की संख्या को, यानी कि 0 से 5, 10, 15, 20 ऐसे रख लेते हैं। इधर पुरुषों की संख्या, इधर स्त्रियों की संख्या, इधर पुरुषों की संख्या, इधर स्त्रियों की संख्या, ऐसे करके हम लेके चलते हैं। तो इसका आधार हमारा कैसा होता है? चौड़ा। और इसका शीर्ष कैसा होता है? हमारा छोटा होता है दोस्तों। चलिए, और इसकी जन्म दर हमारी कैसी होती है? उच्च होती है। जन्म दर उच्च होती है, इसका मतलब साफ समझ में आता है कि आधार चौड़ा ही होगा। और ये ऐसी स्थिति कहां पाई जाती है? तो नाइजीरिया का जो जनसंख्या पिरामिड है, यह आयु लिंग पिरामिड है, वहां का बिल्कुल ऐसा पिरामिड होता है जहां का हमारा आधार चौड़ा और शीर्ष पे जाके वो छोटा हो जाता है और यहाँ पर जन्म दर हमारी अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। तो दूसरा प्रकार होता है हमारा आयु लिंग पिरामिड का स्थिर जनसंख्या पिरामिड। कौन सा पिरामिड दोस्तों? स्थिर जनसंख्या पिरामिड। और स्थिर जनसंख्या पिरामिड के अंदर ये हमारा घंटी के आकार का दिखाई देता है। जी हाँ, कैसे आकार का दिखाई देता है? घंटी के आकार का दिखाई देता है। और इसका जो शीर्ष है वो सुंडाकार होता है। जी हाँ, सूंड के जैसे आकार में होता है, बिल्कुल ऐसे करके। और यहाँ पर हम देखें तो समान ही जन्म दर और समान ही हमारा मृत्यु दर उत्पन्न होती है। तो क्या ये आपको बात समझ में आई कि समान जन्म दर समान मृत्यु दर? ऐसी स्थिति दोस्तों हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो तीसरा होता है हमारा ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। तो ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो ह्रासमान मतलब इसका आधार हमारा छोटा होता है और इसका शीर्ष जो होता है हमारा सुंडाकार होता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसका आधार हमारा छोटा है और शीर्ष इसका सुंडाकार है? इसका अर्थ होता है हमारा कि यहाँ पर निम्न ही जन्म दर होगा और निम्न ही मृत्यु दर होगा। और ऐसी स्थिति विकसित देशों में पाई जाती है, जैसे जापान। जापान के अंदर ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड है। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड का अर्थ होता है कि यहाँ जन्म दर बहुत कम है और ऊपर जाके मृत्यु दर भी बहुत कम होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की कार्यशील जनसंख्या का जो भाग है बहुत अधिक है। इससे हमारा आर्थिक विकास की क्षमता में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आयु लिंग पिरामिड में एक बार फिर बता देता हूं आपको कि ऐसा पिरामिड है, ऐसा आरेख या चित्र है
जो आयु वर्ग के साथ साथ स्त्री और पुरुष दोनों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है कि उसकी साक्षरता दर कितनी है, उसका जन्म दर मृत्यु दर कितना है, उसका आपका रोजगार में जो भागिता है या सहभागिता है व्यवसाय में वो कितनी है। तो इनको प्रदर्शित करने के लिए हमारे ये आयु लिंक पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, स्थिर जनसंख्या पिरामिड और ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट है हमारा व्यावसायिक संरचना। जी हाँ, व्यावसायिक संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना है कि व्यावसायिक संरचना का अर्थ है कि पूरे विश्व के अंदर जो व्यवसाय है, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उसकी संरचना कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि व्यवसाय के अंदर जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो हमारी भूगोल में हम 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। इसमें हमारी 5 क्रियाएं होती हैं और 5 क्रियाओं में से प्राथमिक क्रियाएं आपको पता है कि जो हमारा प्रकृति से मिले पदार्थ हैं उनका हम सीधे प्रयोग कर लेते हैं। ऐसी क्रियाएं जब की जाती हैं तो उनको हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं और उन्हीं प्राकृतिक पदार्थों जो हमको प्राप्त हैं वही प्राकृतिक पदार्थ, उनमें हम जब ज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके उससे कोई नई वस्तु का सृजन कर देते हैं, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके उन वस्तुओं का कोई नई वस्तु बना देते हैं, तो द्वितीयक क्रिया के अंदर आता है, वो विनिर्माण के अंदर आता है। तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं और पंचम क्रियाएं दोस्तों हमारा सेवा क्षेत्र है। ये एक्चुअल में सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र के अंदर ये तृतीयक क्रियाएं होती हैं जिसमें हमारा शिक्षा यानी कि शिक्षक, डॉक्टर, वकील, डाक सेवा, हमारा बैंकिंग सेवा आदि को काउंट किया जाता है। पर्यटन सेवा को भी तृतीयक क्षेत्र में ही हमारा शामिल किया जाता है। परिवहन और संचार की सेवाओं को भी हम तृतीयक क्षेत्र में ही शामिल करते हैं और ये किसी का कोई भौतिक रूप नहीं होता, ये सेवा के रूप में क्रियाएं आदान प्रदान की जाती हैं, इसलिए इनको तृतीयक क्रियाएं कहते हैं। चतुर्थक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो उच्च बौद्धिक और हमारा कौशल के ऊपर आधारित होती हैं। इसमें उच्च ही ज्ञान और तकनीक से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो इसके अंदर ही आती हैं, जैसे इंजीनियरिंग, जैसे हमारा साइंटिस्ट, ये सब इसी के अंदर आती हैं। इसके साथ साथ पंचम क्रियाएं हमारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सर्वोच्च बौद्धिक स्तर यानी कि निर्णायक, निर्णय लेने वाले, नीति बनाने वाले जितने भी हमारे कार्य होते हैं वो इसी क्रिया के अंदर आते हैं। जैसे हमारे काउंसलर होते हैं, कौन होते हैं? हमारे काउंसलर होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं हमारी, वो इसी क्रिया के अंदर आते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें व्यावसायिक संरचना की विश्व के अंदर, तो जितने भी हमारे विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों की 90% जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में लगी होती है। उन देशों की 90% जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में लगी होती है, इसलिए उनका आर्थिक विकास बहुत कम होता है। आगे बात करें तो विकसित देशों की लगभग 75% जनसंख्या, 75% जनसंख्या हमारी द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में हमारी लगी होती है, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में लगी होती है, इसलिए वहां का विकास बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार से हमारा विश्व के अंदर ये आर्थिक क्रियाएं या व्यावसायिक संरचना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं विश्व के ऊपर, तो यूएनओ के द्वारा, अब उसे हम यूएन भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक परिभाषा दी जाती है साक्षरता दर की, कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है या 7 वर्ष से अधिक है और वह किसी सामान्य कथन को पढ़ने में, लिखने में और समझने में सक्षम है, तो वह हमारा साक्षर है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ही बता रखा है कि प्रत्येक 7 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति अगर जनसंख्या का कोई भाग किसी सामान्य कथन को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, तो वह साक्षर कहलाएगा। ये हमारी सामान्य परिभाषा यूएन के द्वारा दी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको पता है कि जहां साक्षरता दर अधिक होगी वहां आर्थिक क्रियाएं का विकास होगा, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर, सेवा सेक्टर का विकास होगा, जिससे हमारा आर्थिक विकास की संभावना बढ़ेगी। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में साक्षरता दर कम होती है वहां का आर्थिक विकास भी हमारा दोस्तों कम देखा जाता है। चलिए
आगे बात करें हमारा दोस्तों, तो सर्वाधिक जो हमारा साक्षरता दर वाला देश है, सर्वाधिक हमारा साक्षर वाला जो देश है वो हमारा फिनलैंड है। और फिनलैंड नॉर्वे के बराबर में एक देश है, छोटा सा, वही फिनलैंड है, यूरोप की कंट्री है दोस्तों। तो ये आपका है। तो दोस्तों हमने आपको समझाया आयु लिंक पिरामिड, इसके 3 भाग हमने आपको बताए कि विस्तारित जनसंख्या पिरामिड होता है, इसके साथ साथ स्थिर जनसंख्या पिरामिड होता है, और तीसरा हमारा ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड होता है। तो क्या दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आई? इसके साथ साथ हमने आपको व्यावसायिक संरचना भी समझाई है। जी हाँ, व्यावसायिक संरचना को जल्दी से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित एक आध क्वेश्चन आ सकता है ना। इससे संबंधित ये वाला क्वेश्चन तो आप याद रखना, क्योंकि ये आने ही वाला है और साक्षरता की परिभाषा आने वाली है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त हो जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा का पूरा चैप्टर यार क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपके डाउट को भी क्लियर कर सके। तो यार अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है ना, तो प्लीज यार जल्दी से लाइक कर दो, अपने हाथों को मत रुका करो लाइक करने से, ठीक है ना। जल्दी से लाइक करा करो भाई, ठीक। और अपने दोस्तों को भी यार शेयर करो, ठीक है ना। हमको आप प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, है ना। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन दुगना हो जाएगा। और हमारा मोटिवेशन दुगना होगा तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हम आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराने वाले हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी और आपका हिस्ट्री भी हम आपका कवर कराने की कोशिश करेंगे पूरे का पूरा, अगर आपका सपोर्ट मिला तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।